कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टाइटल नंबर 4.3 हमारा अगला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो पार्ट है हम दोबारा देखेंगे कोलिजन चैप्टर में और काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है देखो, when there is no force acting on the system externally, when there is no force acting on the system externally, then the total linear momentum of the system remains constant। अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है आपके किसी सिस्टम पे, तो उस सिस्टम का आपका लीनियर मोमेंटम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ के तहत आप एक बात जानते हो, बोले क्या, कि फोर्स इज इक्वल्स टू डीपी बाय dt। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा उसका मोमेंटम चेंज होगा। इफ एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो हुआ, देन dp अपॉन dt इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब अगर dp अपॉन dt जीरो है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, जीरो है। कौन सी चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट का। इसका मतलब, इसका अगर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आपका जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। आया बात समझ में आपको? तो ठीक है, ये हमको कांस्टेंट समझ में आया। मगर इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, चलो इसका यूज कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। केस 1, इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m1 ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी u1, दूसरा ऑब्जेक्ट है मास m2 ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी u2, सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2। अब ये आता है, इसे हिट करता है, धड़ कर टकराते हैं आपस में, टकराने के बाद सब अलग अलग स्पीड से भागेंगे। ये रहेगा v1 और ये रहेगा v2। हो सकता है वो टकराने के बाद सेम डायरेक्शन में जाए, या ये भी हो सकता है कि टकराने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में जाए। ये दोनों में से कुछ भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमने क्या कहा है कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एलसीएम का मतलब होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग क्या जानते हैं बेटा, कि पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स व्हाट, जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा वही फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा। अरे भाई कांस्टेंट है ना, तो जो वैल्यू सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम की आएगी वही वैल्यू फाइनल मोमेंटम की भी आने वाली है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो मैं यहां लिख सकता हूं बेटा m1 वेक्टर u1 प्लस m2 वेक्टर u2 इज इक्वल टू m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2। कि भैया ठीक है, सिस्टम का मोमेंटम मतलब इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। भाई टकराने से पहले, कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी u थी, इसकी वेलोसिटी u थी, u1 थी, इसकी वेलोसिटी ut थी। इसका मोमेंटम m1 वेक्टर u1 m2 वेक्टर u2, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। टकराने के बाद है ना m1 v1 प्लस m2 v2, ये आ गया फाइनल मोमेंटम। आया समझ में आपको? ठीक है। अब इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट आता है यहां पे, केस सेकंड, रिकॉइल ऑफ अ गन, रिकॉइल ऑफ अ गन। अच्छा एक बात बता, छेड़खानी नहीं, सीधा बैठ। रिकॉइल ऑफ अ गन, रिकॉइल ऑफ अ गन क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है? गन जब भी फायर होती है, जब भी आप गन को फायर करते हैं, आप देखेंगे गन
पीछे की तरफ ऐसा झटका मारती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। अब देखो अगर आप देखेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गन यूज किया होगा, जैसा ये छर्रे की बंदूक नहीं बोल रहा भाई मैं, है ना, अगर आप में से कोई एनसीसी में होगा, एनसीसी में था कोई, तो क्या करते रहे फिर, तो एनसीसी में अगर बाई चांस होते आपको, तो आपको अगर फायर करने का मौका मिलता था, तो जब भी आप अगर ओरिजिनल गन फायर करेंगे तो आप देखेंगे जो राइफल होती, बड़ी वाली जो राइफल्स होते हैं, उसको आप यहां पर ऐसा लगा के रखते, बट पे लगा के रखते, एकदम ऐसा एम करके रखते, और फिर जब आप फायर करते धक करके ऐसा पीछे की तरफ झटका फील होता अच्छा खासा, दम करके ऐसा, है ना। वो अलग बात है, मूवी में क्या बात था, वो बड़ी बड़ी राइफल, एक हीरो एक हाथ में ये, एक हाथ में वो, यार डन डन, है ना, सब फेंक है ना, एक हाथ भाई वो दोनों हाथ से नहीं संभाले जाती, वो अपना हीरो एक एक हाथ से यूं, वो भी ये लेफ्ट हैंड से, ये राइट हैंड से, है ना। वो लोग है ना क्या ऊपर से वो लोग है ना मशीन गन से फायर करेंगे, दर 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 करेंगे लगातार, है ना। वो भी ऐसे नहीं 50-60 लोग है मिलके मशीन गन से फायर कर रहे, है ना, एक की भी गोली नहीं लग रही, है ना। ये आया उड़ते उड़ते एक मारा, बराबर जाके लगी वो। तो भाई ऐसा है, वो तो मूवी है, वो कुछ भी बताते साले, तो उसमें ऐसा नहीं है। अगर इन रियलिटी अगर आप देखेंगे, तो अगर आप ऐसा हल्के हाथ से भी इसको अगर आप ऐसा करने जाएंगे, ऐसा यू पीछे की तरफ भाग जाती होगा। शॉर्ट गन हो तो और ज्यादा पावरफुल होती है, और स्नाइपर राइफल्स तो और ज्यादा, क्योंकि स्नाइपर राइफल्स में क्या रहता है कि उसको दूर तक फायर करना रहता है स्नाइपर राइफल्स में, तो उसमें बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा लगती है, बुलेट की स्पीड ज्यादा रहेगी, तो उससे क्या होगा, रिकॉइल भी बहुत ज्यादा होगा। चलो एज अ मान लो फॉर एग्जाम्पल एज अ स्नाइपर आपके पास ऑप्शन है, आपको 3 से 4 गन्स आपके सामने रखे गए, आपको एक मिशन पे जाना है, और आप भाई ऐसा है कि आपका टारगेट बहुत दूर है, अराउंड 1 से 2 किलोमीटर दूर से उसको आपको हिट करना है, तो जाहिर बात है उस पर जो बुलेट की वेलोसिटी रहेगी बहुत ज्यादा रहेगी। तो अगर एज अ स्नाइपर आपको चॉइस दिया जाए कि आप गन लेके जाओ, आप कौन सी गन लेके जाएंगे, हल्की वाली की भारी वाली? हल्की गन लेके जाओगे कि भारी गन लेके जाओगे? रीजन के साथ बताना है क्यों, मगर हाँ, हल्की वाली, हल्की वाली, हाँ, जैसा ठीक है, उन्होंने सीधा लॉजिकली बोल दिया भाई आसान है उठाने में, हम हल्की वाली गन लेके जाएंगे। हाँ कौन, भारी गन, हाँ मुसरा, फिर अच्छा बॉयस तुम बताओ क्या करोगे आप, हल्की गन लेके जाओगे कि भारी? क्यों? रेंज ज्यादा होगी, रेंज ज्यादा होगी, ये बात भी सही है थोड़ा बहुत, और दूसरी बात है रिकॉइल कम होता है उसका, रिकॉइल कम हो जाता है ना। बोले ऐसा क्यों, कि देखो क्या होता है कि जब भी आप गन को फायर करते हैं, इनिशियल सिस्टम में कौन सी दो चीज टकराती है आपस में, है ना, एक तो रहता है आपका बुलेट, और एक फायरिंग पिन आती जो आके सीधा हिट करती है, इतना बड़ा नहीं आती, वो तीसरी रहती बस वो, तो फायरिंग पिन आएगी और तट करके हिट करेगी इसको, फिर वो ब्लास्ट होता है, फिर वो आगे निकलती है, वो आगे की बात है। तो भाई ऐसा है कि अगर किसी गन में देखा जाए, मैकेनिज्म में देखा जाए, तो फायरिंग पिन या गन पकड़ो, गन का एक पार्ट होता है, वो जाके हिट करता है बुलेट को, और वो बुलेट फिर अंदर ब्लास्ट होकर फिर वो बुलेट एक्सप्लोड होकर बाहर निकलती है, उसका हेड जो है एक्सप्लोड होकर बाहर निकलता है। अब ऐसा है कि मैं कहूंगा ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, तो आप कहेंगे जीरो। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा बेटा, जीरो। अच्छा ठीक है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, है ना, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। अब ऐसा है कि ठीक है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैं ये कह सकता हूं कि भैया जीरो इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। ठीक है, तो फिर मैं कहूंगा मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट, m इंटू वेक्टर v इज इक्वल्स टू माइनस m इंटू स्मॉल वेक्टर v। यहां पर स्मॉल लेटर्स में बुलेट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, कैपिटल लेटर्स में गन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, आई बात समझ में। तो फिर मैं कहूंगा इन मैग्नीट्यूड, अगर मैं मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं, तो कैपिटल M कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल m स्मॉल v, कैपिटल M
सॉरी कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v अपॉन कैपिटल M। आपने क्या नोटिस किया बेटा, रिकॉइल वेलोसिटी किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ द गन को। रिकॉइल वेलोसिटी मास ऑफ द गन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आपके गन का मास ज्यादा होगा उसका रिकॉइल वेलोसिटी कम होगा, है ना। तो अगर आप देखेंगे कि आप भारी गन लेके जा रहे हैं तो टारगेट डिस्टर्ब होने की भी चांसेस कम है। कैसे, जब आप हिट करते हैं बुलेट को तो जो झटका लगता है उसकी वजह से पॉसिबिलिटी होती है कि बुलेट के पाथ में डिस्टर्बेंस आया होगा, और इस वजह से जो आप इतनी दूर जा रहे हैं तो आपको लग रहा होगा हल्का सा तो डाइवर्जन आया, मगर ये दूर जाने के बाद वो डाइवर्जन बढ़ता 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 चला जाता है ना। आप कर रहे थे टारगेट को यहाँ हिट, वो हिट होगा यहाँ पे, है ना। तो ऐसा हो जाता है प्रॉब्लम। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि भैया आपका गन ज्यादा से ज्यादा भारी हो तो बेटर है, ओके, उसका रिकॉइल वेलोसिटी क्या रहेगा, कम है। प्लस यहां पर एक और खास बात है ना, कि यहां पर मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, कि अगर मान लो मास ज्यादा है तो भाई क्या होगा, गन का मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। एज अ रिजल्ट बुलेट का मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और अगर बुलेट का मोमेंटम ज्यादा है तो वो डैमेज ज्यादा करेगा। ऑफ कोर्स भाई आप एज अ स्नाइपर क्यों यूज कर रहे गन, डैमेज पहुंचाने के लिए, सामने वाली चीज को डैमेज करने के लिए। अब ऐसा तो नहीं चलाना पड़ेगा, फायर करो बुलेट बस टिक टच होकर बोले गिर गया, हाँ जीत गए हम, ऐसा थोड़ी होगा। उसको तो हिट करना है ना, डैमेज करना है ना। तो उसको अगर डैमेज करना है तो फिर क्या, इसने डैमेज करने के लिए इसके पास क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम के लिए गन का मोमेंटम भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। वो कब आएगा, जब मास ज्यादा रहेगा। आई बात समझ में, दैट्स इट। तो यहां पर हम लोग ने देखा कि भाई ठीक है, यहां इस तरह से आ गया इधर का। अब आएगा केस थर्ड। पहले एक काम करो, ये लिख लो, फिर केस थर्ड पे जाते हैं। क्या रे तुम डिस्टर्ब कर दिए, बोले भी नहीं, कहां भाग रहा हो। अब देखो बेटा आगे, जैसे आपने रिकॉइल ऑफ अ गन देखा, वैसे एक और आता है आपका, दैट इज नंबर ऑफ बुलेट्स रिक्वायर्ड टू हिट डाउन अ टारगेट। केस थर्ड, number of bullets required to hit down a target। देखो इसमें अक्सर ऐसा है, एक एग्जांपल दिया जाता है कि एक टाइगर है, एक टाइगर पाउंस कर रहा है, जंप कर रहा है आपके ऊपर, और एज अ हंटर आपको बुलेट्स फायर करना है। देखो किल तो एक बुलेट भी कर सकती है, सिंगल बुलेट किल एक अलग चीज है, और उसका मोमेंटम ब्रेक करना एक अलग चीज है ना। जैसे कोई भारी भरकम चीज अगर आपकी तरफ ऐसा आ रही है और आप उसको कुछ चीजों से मार के, एक पत्थर के बराबर की चीजों से मार के उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो आपको तेजी से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीजें पत्थर मारना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, एक एक पत्थर जब टकराएगा तो उसकी स्पीड को क्या करेगा, कम 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 करते जाएगा, और एट वेरी लास्ट हम देखेंगे कुछ नंबर ऑफ स्टोन्स उसको हिट करने के बाद वो नीचे गिर गया, मतलब वो वहां तक नहीं पहुंच पाया, वो वही इसकी स्पीड कम होके नीचे गिर गया। इसको बोलते हैं ड्रॉपिंग डाउन अ टारगेट। तो वैसे ही क्या होता है कि एक तकरीबन 180 से 260 किलो का एक टाइगर होता है ऑन एन एवरेज। लायन भी उसके आसपास होता है, थोड़ा सा कम होगा, 150 से 250 के आसपास लायन का मास होता है। तो अगर एक भाई मान लो एक बंगाल टाइगर जो अराउंड 200 किलो रफली पकड़ लो, अब वो ऐसा जंप कर रहा, 200 किलोग्राम मामूली बात नहीं है भाई, वो अलग बात है ना, कि अपन ने आरआरआर में देखे कि भाई वो तो भाई सीधा पकड़ के उसको खींच रहा, क्या क्या कर रहा, उसको यूं झोल के फेंक रहा, वो अलग बात है ना। वो 200 किलो का वजन होता है एक टाइगर का, वो पाउंस करता है आपके पास, जंप करता है ना। ऑफ कोर्स वो जब हिट करता है ना, जैसे ऐसे पंजे यूं निकलते बाहर, ऐसा ये जब निकलता है ऐसा पंजा निकालता हुआ, एक एक उसका जो अगर आप देखेंगे ना तो उसका हाथ भी कम से कम इतना बड़ा, जो पंजा रहता है इतना बड़ा रहता। फिर उसमें से जब वो निकालता है ऐसे जो नेल्स को बाहर निकालता, मतलब शायद मेरा जितना हाथ है पूरा उतना उसका एक नेल होता होगा शायद,
इतना नजदीक से मैंने देखा नहीं कि भाई क्या सिचुएशन होगी करके, बट अंदाजा लगा के बोल रहा हूं मैं, जितना मैंने उसको सामने से जूम में देखा तो कि उसका एक रहता है ना। इवन व्हाइट टाइगर उससे भी बड़ा रहता। व्हाइट टाइगर अगर आपने देखे होंगे, अब भाई मैंने जस्ट एक बार एक जू में गया, व्हाइट टाइगर क्या कर रहा था, वो जब वो ऐसे जमाई लेते ना मुंह फाड़ते, तो उसने यूं ऐसा मुंह फाड़ा, बाप रे इतना बड़ा मुंह, मैंने बोला इसका मेरे जैसे 2-3 सर उसके अंदर एक साथ घुस जाएंगे, इतना वो था। और फिर बाद में वो ऐसा खरोच रहा था ऐसा झाड़ को, इतना बड़ा पंजा उसका, और उसके अंदर ऐसे बड़े बड़े नाखून ऐसे निकले यूं खींच रहा हुआ। भाई पिक्चरों में तो कुछ भी बताते वाला ही भाई, वो घुमा घुमा के फेंक रहा, वो तो यूं पकड़ के फेंक रहा, वो कुछ भी कर रहा है ना। वो तो बंदे ने एक ही ऐसा मार दिया, वहीं काम खत्म हो जाता है ना। खैर वी आर, हम लोग बायोलॉजी में घुस जा रहे हैं, तो वापस फिजिक्स पे आओ। तो हुआ ये कि एक टाइगर ऐसा पाउंस कर रहा है, और अब देखो उसका टाइगर का एक मोमेंटम होगा, और आप यहां से बुलेट फायर कर रहे हो। अब वो एक एक बुलेट जाके हिट कर रही है इसको, हिट कर रही है इसको, हिट कर रही है। जब एक एक बुलेट उसको हिट करेगी, उसकी स्पीड को थोड़ा 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 क्या करेगी, कम करेगी। और हम चाह रहे हैं कि हम वहां खड़े हैं, भाई अगर वो 200 किलो का वजन मेरे पर ऐसे ही गिर गया, कुछ नहीं भी किया, 200 किलो का वजन मेरे पर ऐसे ही गिर गया, तब भी मेरे लिए भारी है ना वो। तो मैं नहीं चाहूंगा भाई वो पंजा लगे नहीं लगे बात की बात है, वैसे ही गिर गया तो पूरा प्रॉब्लम परेशानी हो जाएगी। तो भाई अब हम क्या कर रहे हैं कि उसको चाह रहे वहीं हिट करे, वहीं गिरा दे उसको, तो वहां ऐसा करके उसको हिट करते आ रहे। एक एक गोली जब लग रही, उसका स्पीड कम 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 हो रहा। तो कितने नंबर ऑफ बुलेट्स लगेंगे उसको फायर करने के लिए, ताकि वो वहीं नीचे रास्ते में गिर जाए, वो मेरे पास आए ही ना, मेरे तक आए ही ना। तो भैया अब कैसा, तो भाई उसके लिए देखो क्या बोलेंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज दैट, देखो दैट इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या रहेगा, मोमेंटम ऑफ टारगेट प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट्स। टारगेट में टाइगर भी हो सकता, लायन भी हो सकता, कुत्ता भी हो सकता, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि भाई वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा, आप भी बोले फायर करना बंद कर देंगे, है ना। नहीं बोले सर हम तो करते हैं, बोले जीतने के बाद धड़ 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 फालतू का फायर करते हैं। बोले कहाँ, पबजी में करेगी नहीं करे तुमने, है ना। वो जीत गए चिकन डिनर, फिर भी घर है ना बुलेट्स फायर करेगी नहीं करे तुमने, नहीं करे, मैं करता था एक्चुअली वैसे ही, तो इसीलिए। तो खैर ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ टारगेट। अच्छा बुलेट्स तो बहुत सारे हैं ना, तो एन मास ऑफ बुलेट, नंबर ऑफ बुलेट्स, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, माइनस मास ऑफ टारगेट, वेलोसिटी ऑफ टारगेट, इन मैग्नीट्यूड एन स्मॉल एम स्मॉल वी कैपिटल एम कैपिटल वी। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बुलेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एम कैपिटल वी स्मॉल एम स्मॉल वी। ये रहेगा नंबर ऑफ बुलेट्स का हमारे पास फॉर्मूला। आया समझ में बेटा। और एक लास्ट केस आता है, केस 4th। ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब इनटू मल्टीपल मासेस। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इनटू मल्टीपल मासेस। तो भैया एक बॉम्ब का एक्सप्लोजन इनटू मल्टीपल मासेस, अक्सर इसमें ऐसे बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन के बारे में बताया जाता है जो 3 टुकड़ों में फटा, 2 टुकड़ों में फटा, 4 टुकड़ों में फटा, 3 का सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन में, ये ऐसा बताता है कि ये बॉम्ब है। अच्छा एक बात बताओ, एक बॉम्ब अगर रेस्ट में है, एक बॉम्ब अगर रेस्ट में है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना माना जाएगा, बोलो बोलो। अरे 0 ना भाई, मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी है ना, मोशन में है क्या ये, तो वेलोसिटी क्या है इसकी, तो मोमेंटम क्या होगा, फिर उसके बाद इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, जैसे गन का मोमेंटम इनिशियल 0 था, फिर फटेगा धाड़, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा उधर, ऐसा कहीं ना कहीं भागेगा, जिसमें से हमेशा आपको 2 टुकड़ों की जानकारी देगा और तीसरे टुकड़े की जानकारी आपसे पूछेगा, कभी वेलोसिटी पूछ सकता है, कभी डायरेक्शन पूछ सकता है एंड सो ऑन। तो हमसे कहेंगे कि भाई आप ये तीसरे टुकड़े की जानकारी निकालो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं।
मैं बोलूंगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आएगा, 0। अच्छा, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, भैया जितने टुकड़े उतना मोमेंटम, डिपेंड ना कितने टुकड़ों में पटाओ, कभी 2 कभी 3 कभी 4, तो जितने भी टुकड़े होंगे उन सभी के मोमेंटम को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो भाई ठीक है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर मैं लगाऊंगा तो भाई बोलूंगा फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, यानी कि वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 प्लस वेक्टर P3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर Pn इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यस, तो बस आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, ये इक्वेट करना पड़ेगा 0 से, और उसमें जनरली 3 का ही चाहता है। अब इसमें अगर तीसरे पार्टिकल के बारे में पूछ रहा है तो 2 पार्टिकल को उधर भेज दो, 2 पार्टिकल के मोमेंटम को उधर साइड में भेज दो, और आप कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो आपको अभी एग्जांपल से पता चल जाएगा, लिख लो। तो एग्जांपल शुरू करते हैं। A snooker ball of mass 1 kilogram moving with a speed of 2 meter per second strikes identical ball at rest. Identical ball मतलब देखो दोनों स्नूकर बॉल जो आपस में टकराए हैं उनका मास कैसा है बेटा, सेम है। और पहला वाला जो बॉल है कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और दूसरा वाला बॉल शुरुआत में क्या था बेटा, रेस्ट में था। स्पीड ऑफ द सेकेंड बॉल, टकराने के बाद स्पीड ऑफ द सेकेंड बॉल क्या होगा अगर पहला बॉल टकराने के बाद रेस्ट पे आ जाता है तो मैं कहूंगा देखो भाई, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। टकराने के पहले टकराने के बाद डायरेक्शन सेम ही था, तो वेक्टर फॉर्म में नहीं भी सॉल्व किए ऐसे प्रॉब्लम को जिसमें हमको मालूम पड़ जाता है कि डायरेक्शन सेम ही है, तो नहीं भी किए तो सॉल्व चलता, वेक्टर फॉर्म में सॉल्व नहीं किए तो चलता है। तो भाई मैं कह सकता हूं कि डायरेक्टली m1u1 प्लस m2u2 प्लस इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। m1 देखो, m1 और m2 कैसे बेटा सेम है, यानी m1 और m2 की जगह तुम क्या डाल सकते हो, m, तो भैया ये सब क्या हो जाएंगे फिर, कैंसर, बचेगा सिर्फ ये। u1 कितना है बेटा, 2 प्लस 0, 0 प्लस v2, देखो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल। तो हमारे पास पता चला सेकेंड बॉल का स्पीड टकराने के बाद क्या रहेगा, 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा। क्या दिया बेटा यहाँ पे, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम हैविंग वेलोसिटी 3i कैप माइनस 2j कैप हैज अ ग्लूड इंपैक्ट विद पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम विद वेलोसिटी 4j कैप माइनस 6j कैप। एक पार्टिकल है जिसका मास 1 ग्राम है, उसकी वेलोसिटी इतनी है, दूसरा पार्टिकल है जिसका मास 2 ग्राम है, वेलोसिटी इतनी है, ये दोनों आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद उनका इंपैक्ट कैसा था, ग्लूड, ग्लूड मतलब चिपका हुआ, मतलब ये चिपके हुए हैं और दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जो भी वेलोसिटी रहेंगी इस बार वो दोनों पार्टिकल्स की एक जैसी रहेंगी, कंबाइंड वेलोसिटी रहेगी। इस तरह के कोलिजन को, इस तरह के इंपैक्ट को ग्लूड इंपैक्ट या इनइलास्टिक कोलिजन कहा जाता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इस चीज के बारे में डिटेल आप पढ़ेंगे कोलिजन चैप्टर में, है ना, तो टाइम है उसको, अभी जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ये रिपीट होंगे सारी चीजें। तो मैं कहूंगा ओके ठीक है, चलो भाई माना, पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। मास m1 कितना है, 1 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3i कैप माइनस 2j कैप मीटर पर सेकेंड। मास m2 कितना है बेटा, 2 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4j कैप माइनस 6k कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, हमसे क्या पूछा है बेटा, कंबाइंड वेलोसिटी कितनी रहेगी वो पूछा है, मैग्नीट्यूड में पूछा है, वो भी मैग्नीट्यूड पूछा है। तो ध्यान बोले कैसे निकालेंगे, देखो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, m1 वेक्टर u1 प्लस m2 वेक्टर u2
equals to m1 plus m2, v combine. Therefore v combine is equals to m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2. देखो v combine is equals to m1 कितना बेटा 1 ग्राम, u1 कितना बेटा 3 i कैप माइनस 2 j कैप, m2 कितना बेटा 2 ग्राम और u2 कितना बेटा 4 j कैप माइनस 6 k कैप और 1 प्लस 2। आप में से कोई बोलेगा सर ये ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? मास ऊपर भी आया है नीचे भी आया है ना। अगर ऐसा रेशियो आ जाता है ना मासेस का तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप कन्वर्ट कर भी रहे होते तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10 के पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते, तो वो 10 का पावर माइनस 3 ऊपर भी आता नीचे भी आता और ऑटोमेटिकली वैसे भी क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, बचता वही नंबर 1 और 2। इसी वजह से चलो आगे क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करो 3 i कैप माइनस 2 j कैप, करो मल्टीप्लाई, प्लस 2 2 4 जा 8 j कैप माइनस 12 k कैप डिवाइडेड बाय 3, 3i माइनस 2j प्लस 8j क्या हो जाएगा 3i प्लस 6j माइनस 12 k कैप डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करो, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4 k कैप, ये हो जा रहा है आपका कंबाइंड वेलोसिटी। मगर ये कौन से फॉर्म में बेटा, वेक्टर फॉर्म में, मेरे को उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो v कंबाइंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 16 यानी कि अंडर रूट ऑफ 21। अब सवाल उठा अंडर रूट ऑफ 21 क्या आएगा, दिमाग से खेलो, बोलो क्या आएगा, इसको देखो और बताओ आंसर क्या आएगा बिना कैलकुलेट किए। हाँ 4.6 करेक्ट। कैसे 4.6? ये देखो आसान तरीका है, ये 21 है, ये 16 और 25 के बीच में आता है, 16 का और 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है ना। 16 का क्या होता है स्क्वायर रूट 4, 25 का क्या होता है 5, ये नंबर 16 और 25 के बीच में है, उसका स्क्वायर रूट भी 4 और 5 के बीच में आएगा। 4 और 5 के बीच में कौन सा ऑप्शन है 4.6। तो तुमको अंदाजा लगाना है, बात समझ रहे क्या, तुम नहीं समझे फिर से समझो। ये नंबर क्या आ रहा है रूट के अंदर 21, उसके आगे और पीछे का परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला नंबर ढूंढो, ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो तुम। उसके आगे और पीछे, पीछे देखा है तो 16 है और आगे देखा है तो 25 है। 16 का स्क्वायर रूट क्या था 4, 25 का 5, ये नंबर 16 और 25 के बीच में है तो इसका स्क्वायर रूट भी 4 और 5 के बीच में आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 4 और 5 के बीच में आता है 4.6। तो इसमें दिया पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास ट्वाइस m। तो अगर मैं ये देखूं यहाँ m1 इज इक्वल्स टू m है, m2 इक्वल्स टू ट्वाइस m है और जो v1 है वो v के बराबर है, v2 जो है वो 0 है, u1 बोलना चाहिए मुझे नॉट v1, u1 v के बराबर है और u2 जो है वो 0 है और मुझसे कंबाइंड स्पीड पूछा गया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था बेटा कि देखो टकराने के पहले टकराने के बाद डायरेक्शन सेम ही है। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता, दो चीज़ों से पता चलता है, एक तो वो कुछ ना कुछ एंगल देता था, टकराने के बाद वो इतने एंगल पे भागा उतने एंगल पे भागा, इससे पता चलता है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में भागे। दूसरा वो क्या करता था वेक्टर फॉर्म में देता था, जे कैप आई कैप आई, जैसे ये देखो ना ये अलग अलग डायरेक्शन है इसीलिए तो दिया ना उसने, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया उसने 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे माइनस 2 मतलब नीचे की तरफ, और फिर ये बोला कि 4j माइनस 6k थोड़ा ऐसा आगे, सॉरी पीछे की तरफ ऐसा, तो डायरेक्शन अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर ऐसा है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ वी कंबाइन का, क्या आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये वी कंबाइन का है।
ये कैसे आया? तो वही, वो भी थोड़ी देर पहले मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, हाँ वो वहां पर बना के दिखाया था मैंने आपको। तो अब याद ही रखो ना, उससे डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो। तो m1 कितना है बेटा? m है। u1 कितना है? v है। m2 कितना है बेटा? ट्वाइस m है, बट ये 0 है। और m प्लस ट्वाइस m, तो ये पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो m इंटू वी अपॉन 3m, m और m हुआ कैंसिल, दैट विल बी v बाय 3। दिस इज कंबाइंड, बेटा दरवाजा बंद कर दो। दिस इज कंबाइंड वेलोसिटी।